Hello everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics. So friends, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन एपरेटस यानी कि एस्डा के बारे में। बेसिकली ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो किस तरह से इसमें एग्जामिनेशन किया जाता है, क्या इसकी वर्किंग होती है, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज और फोरेंसिक साइंस में इसका क्या यूज़ है, ये सारी ही चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अब। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि एस्डा, इसका मतलब क्या है। सो बेसिकली ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ करा जाता है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के पर्पज से, जिससे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपके इंडेंटेशन मार्क्स अवेलेबल होते हैं उनको हम रिवील कर पाएँ, या फिर डॉक्यूमेंट पर कोई भी तरह का दूसरा इंप्रेशन अगर अवेलेबल होता है तो उसको भी हम आपका आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो इस पर्पज़ से आपका एस्डा का यूज़ करा जाता है। और इसकी अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इसको बनाया किसने था, तो दो साइंटिस्ट थे, फॉस्टर एंड फ्रीमैन, इन्होंने आपका एस्डा को बनाया था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी कैपेबिलिटी क्या है, तो ये जो आपका एस्डा होता है जिसको शॉर्ट में हम ESDA कहते हैं और फुल फॉर्म आपकी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन एपरेटस। तो इसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो किसी भी तरह के इंडेंटेशन या फिर इंप्रेशन मार्क्स होते हैं उसको डिटेक्ट करना, कोई भी सब सरफेस राइटिंग है उसको फाइंड आउट करना, अगर किसी भी पेज पर कुछ क्रिएट हो रहा है। और ये अप्रॉक्सीमेटली बहुत कुछ इसका फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ये सेवरल लेयर्स, मतलब जो टॉप मोस्ट शीट होती है उसके नीचे की कई सारी लेयर्स तक भी अगर इंडेंटेशन मार्क्स हल्के से भी प्रेजेंट है जो कि आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आ रहे हैं, उनको भी आइडेंटिफाई करने के लिए एस्डा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इस तरह से कई बार क्या होता है कि जो आपका जो भी कल्प्रेट होता है वो स्टार्टिंग के 3 to 4 पेजेस रिमूव कर देता है, जहाँ तक उसको जो आपके इंडेंटेशन मार्क्स नज़र आ रहे होते हैं वो सारे पेजेस को रिमूव कर देता है। लेकिन फिर भी जो बाकी के पीछे के पेजेस होते हैं वहाँ पर भी आप इंडेंटेशन मार्क्स को फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एस्डा। अब यहाँ पर एस्डा की बात करें तो ये एडवांटेज लेता है टेक्नोलॉजी का, जो कि फोटोकॉपी मशीन या फिर लेज़र प्रिंटर में यूज़ करी जाती है। सेम वही टेक्नोलॉजी का यूज़ एस्डा में किया जाता है। किस तरह से होता है इसको भी हम इसकी वर्किंग में समझेंगे आगे। यहाँ पर अगर हम बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो एस्डा का बेसिक प्रिंसिपल होता है इसमें जो नेगेटिव चार्ज अवेलेबल होता है। यहाँ पर होता क्या है, जो एस्डा होता है बेसिकली जो इंटेंडेड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर नेगेटिव चार्ज को वहाँ से रिमूव करता है, और जो सराउंडिंग एरियाज़ होते हैं वहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज को क्रिएट करता है। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है, नेगेटिव चार्ज का आपका क्रिएट होना जो आपकी सराउंडिंग एरियाज़ होते हैं एक्सेप्ट इंडेंटेशन मार्क्स। यहाँ पर बेसिकली जो टोनर रहता है वो आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसका यूज़ आपका एस्डा में किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन डिवाइस में किया जाता है, जो कि आपके उन जगह पे अट्रैक्ट होते हैं जहाँ पर आपके इंडेंटेशन मार्क्स अवेलेबल होते हैं, और इससे आपका जो इंडेंटेशंस अवेलेबल होते हैं वो आपके रिवील हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो EDD यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन डिवाइस है, ये इंडेंटेशन को विजुअलाइज करती है, क्योंकि जो सरफेस होती है वो डिफरेंटली चार्ज होती है डिपेंडिंग अपॉन वेदर और नॉट एंड इंडेंटेशन इज प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये एक पेज है, इस पेज पर काफ़ी सारे आपके इंडेंटेशन मार्क्स अवेलेबल हैं। अब इंडेंटेशन मार्क्स अवेलेबल होने पे जब इसमें पूरी फंक्शनिंग करी जाती है, एस्डा की पूरा प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं, तो जहाँ पर जब इस पर चार्ज क्रिएट किया जाता है तो चार्ज जो रहता है, जो सराउंडिंग एरिया है यानी कि जो आपका ये आसपास का एरिया है जहाँ पर कोई भी इंडेंटेशन मार्क्स अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है, और जहाँ पर आपके इंडेंटेशंस अवेलेबल होते हैं यानी कि ये जो आपकी लाइंस हैं जहाँ पर कुछ लिखा हुआ है ये इंडेंटेशन मार्क्स हैं, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर आपका किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं बनता है। अब होता क्या है, जब टोनर को अप्लाई किया जाता है तो क्योंकि टोनर नेगेटिवली पार्टिकल चार्ज होते हैं, तो उसकी वजह से जहाँ पर ऑलरेडी नेगेटिव है वहाँ पर वो पार्टिकल्स नहीं जाते हैं, लेकिन जहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं होता है यानी कि कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि वहाँ पर आपका हल्का सा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उस जगह पर वो सारे के सारे टोनर के पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सा प्रिंसिपल है जो कि चार्ज की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। आगे मूव करते हैं, और इसमें अगर हम इसकी पूरी देखें कि इसका सिस्टम कैसा क्या होता है, तो यहाँ पर
ये एक तरह का आपका वैंड होता है, इसका नाम होता है वैंड, जिसकी यूज़ करते हुए आप इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर आप चार्ज क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये एक पूरा चैम्बर होता है। जब इसको आप ऊपर उठाएंगे तो जो नीचे की सरफेस होती है इसके ऊपर आपको आपके पेज को रखना होता है। तो ये जो सिस्टम होता है कुछ इस तरह का दिखता है, जहाँ पर आपके चार्ज को क्रिएट करने के लिए ये एडिशनल बैंड आपका अवेलेबल होता है। अब किस तरह से काम होता है इसको भी हम आगे समझते हैं। तो अगर हम वर्किंग की बात करें, सो बेसिकली जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है जिस पर आपको इंडेंटेशन मार्क्स को रिवील करना होता है, तो सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को आपको ह्यूमिडिफाई करना पड़ता है, यानी कि उसमें कुछ मॉइस्चर क्रिएट करना पड़ता है। कितना कितना करते हैं, क्यों करते हैं, किस पर्पज से करते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमने आपके डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें क्रिएट कर दिया, उसको हल्का सा ह्यूमिडिफाई बना दिया। उसके बाद में इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर एक माइलर की फिल्म आपका स्ट्रेच करनी पड़ती है, यानी कि इसके ऊपर अप्लाई करनी होती है। और ये जो माइलर की फिल्म होती है एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पॉलीथीन होता है उस टाइप की एक शीट रहती है। इसको जैसे कि क्लिंग फिल्म होती है उसी तरह का आपका ये माइलर फिल्म होती है। तो इसको डॉक्यूमेंट के ऊपर डालना होता है, मतलब डॉक्यूमेंट पे सही तरह से स्मूथली उसको स्प्रेड करना होता है। उसके बाद में इसके ऊपर आपका जो वैंड मैंने आपको दिखाया था उसका यूज़ करते हुए चार्ज को क्रिएट करना होता है। चार्ज कैसे क्रिएट करेंगे, जो चार्ज आपका क्रिएट करा जाता है वो वैंड के थ्रू करते हैं, जो कि एक लॉन्ग स्टिक रॉड होती है। और इसमें जो चार्ज आपका क्रिएट होता है वो 7 किलो वोल्ट का चार्ज आपका इसमें क्रिएट होता है। अब यहाँ पर जिस भी सरफेस पर कोई भी इंडेंटेशन मार्क्स अवेलेबल नहीं होते हैं, वहाँ पर पूरी ही आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर जो चार्ज बनेगा वो यूनिफॉर्म बनेगा। मतलब कि जो निगेटिव चार्ज आपके डॉक्यूमेंट पर के ऊपर क्रिएट होगा वो यूनिफॉर्मिटी रहेगी, यानी कि ये आपका पेज है और इस पर कोई भी इंडेंटेशन मार्क्स अवेलेबल नहीं है तो पूरे ही सरफेस पर आपके निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। अगर यहीं पर कुछ आपके फाइबर्स जो हैं वो आपके उसमें कुछ डैमेज हुआ है, अब डैमेज क्यों होगा, क्योंकि उसमें इंडेंटेशन मार्क्स बने हुए हैं। तो जहाँ जहाँ पर भी आपके फाइबर्स आपके डिस्ट्रॉय हुए हैं, डिस्टर्ब हुए हैं, जिसकी वजह से आपके इंडेंटेशन मार्क्स वहाँ पर बने हुए हैं, तो उन जगहों पर आपका चार्ज क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब जब चार्ज क्रिएट नहीं हुआ और बाकी सरफेस पर आपका चार्ज क्रिएट हो गया, इसके बाद में आपको करना क्या होता है, इससे आपकी एक लेटेंट इमेज डेवलप तो हो जाती है बट वो आपको नज़र नहीं आती है। तो उसी लेटेंट इमेज को विजुअलाइज करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है टोनर। और ये टोनर जो रहता है आपका ब्लैक कलर का होता है और सेम वही टोनर हम यूज़ करते हैं जो कि लेज़र प्रिंटर में यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो यही आपको टोनर को अप्लाई करना होता है माइलर फिल्म के ऊपर, क्योंकि ये आपका डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने एक माइलर फिल्म को रख रखा है, उसके ऊपर से आपने चार्ज क्रिएट किया था और इसी फिल्म के ऊपर आपको अप्लाई करना होता है ब्लैक टोनर। इसके बाद में जब आप टोनर को अप्लाई करते हैं तो टोनर सिर्फ उन्हीं जगह पर स्टिक करता है जहां पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कॉन्ग्रीगेट करता है। यानी कि जैसे कि ये आपकी पूरी सरफेस थी, एक डॉक्यूमेंट था, इस पर आपका इंडेंटेशन मार्क्स की जगह पर आपके जो निगेटिव चार्ज था वो अवेलेबल नहीं था, बाकी सरफेस पर आपका निगेटिव चार्ज अवेलेबल था। तो अब यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज होगा, जो टोनर वाली निगेटिव चार्ज होगा, वो टोनर के पार्टिकल्स सिर्फ इंडेंटेशन मार्क्स पर ही अच्छी तरह से स्टिक करते हैं। ठीक है, तो इतना होने से क्या हुआ कि जितना भी टोनर पार्टिकल्स है वो इंडेंटेशन मार्क्स वाली जगह पर ही आपके कलेक्ट हो गए, जिसकी वजह से जो भी आपका लेटेंट इमेज थी इंडेंटेशन मार्क्स की वो क्लियरली आपको विजुअलाइज होने लगेगी। अब इसके बाद में जो आप इंडेंटेशन मार्क्स आपके विजुअलाइज हो गए, तो अब जब आप उसको देखेंगे आपकी जो भी शीट होगी उसमें जो आपका ग्रे टोनर वाला बैकग्राउंड होगा, यानी कि कुछ जगह पर आपका बहुत हल्का हल्का सा ग्रे, मतलब आपका हल्का हल्का सा टोनर अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से उसको ग्रे एरिया कह देते हैं। तो ग्रे एरिया जो रहता है आपका स्मूथ सरफेस होती है और जहाँ पर आपके मैक्सिमम अमाउंट में टोनर का कलेक्शन हुआ होता है वो आपके इंडेंटेशन मार्क्स को रिवील करते हैं। तो वो कंप्लीट ब्लैक कलर का आपको नजर आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो इंडेंटेड इंप्रेशंस होते हैं वो क्लियरली आपको नजर आने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर होता क्या है कि एस्डा की वजह से आपने जो इंडेंटेशन मार्क्स है उनको विजुअलाइज तो करवा लिए, लेकिन इसके बाद में उनको आपको अगर लिफ्ट करना है, उनको आपको एज इट इज़ रखे रहना है, तो उसके लिए कुछ तो आपको इनको लिफ्ट करने के लिए, इनको प्रिजर्व करने के लिए आपको टेक्निक चाहिए होगी। तो उसके लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी इमेज बनी है, जो भी इमेज डेवलप हुई है, उसको परमानेंटली रखने के लिए
इमेजिंग फिल्म के यूज़ करते हुए आपको उसको लेमिनेट करना पड़ता है और इसके लिए एक एडेसिव फिक्सिंग फिल्म का यूज़ करा जाता है। अब एडेसिव फिक्सिंग फिल्म ये एक अलग से मेथड होता है, किस तरह से इसको अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, ये इसी वीडियो में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप SLR फोटोग्राफी कर सकते हैं या फिर स्कैनिंग प्रोसेस को भी यूज़ कर सकते हैं। इससे जो भी आपकी एसडा की हेल्प से लेटेंट इमेज डेवलप हुई थी आप उसको सही तरह से प्रॉपरली कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद में जो लेमिनेटेड एसडा इमेज रहती है आप उसको रिमूव कर सकते हैं और रिमूव करने के बाद में ऐसा नहीं है कि जो आपका डॉक्यूमेंट था वो रप्चर हो जाएगा, उसमें कुछ डैमेज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो एसडा रहता है आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है। तो जब आप लेमिनेटेड जो एसडा की इमेज रहती है उसको जब आप रिमूव करते हैं अपने डॉक्यूमेंट से, तो जो आपका डॉक्यूमेंट रहता है वो एज इट इज़ सेफ रहता है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी डैमेजिंग नहीं होती है। तो इस तरह से आप एसडा का यूज़ करते हुए किसी भी तरह के इंडेंटेशन मार्क्स को आराम से आप विजुअलाइज कर सकते हैं और उनको अच्छी तरह से सेफली प्रिजर्व भी कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर बात कर लेते हैं जो एडेसिव लिफ्ट मेथड होता है ये किस तरह से यूज़ करा जाता है। तो इसमें होता क्या है, एक शीट या फिर जो फिक्सिंग पेपर होता है इसका हम यूज़ करते हैं ताकि जो डेसिफर्ड इंडेंटेशन मार्क्स हैं उनको हम रिकॉर्ड कर पाएँ। डेसिफर्ड मतलब कि जो हमने रिवील कर लिए हैं, जो भी इंडेंटेशन मार्क्स की इन्फॉर्मेशन थी उनको हमने रिवील कर लिया है, तो उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करके रखने के लिए एक फिक्सिंग पेपर या फिर एक शीट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जो फिक्सिंग फिल्म होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड होती है। अगर हम मतलब जो आपकी शीट आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फिक्सिंग फिल्म के लिए वो एक रिजिड शीट होती है और ये सेल्फ एडेसिव शीट होती है। इसमें होता क्या है, एक ट्रांसपेरेंट पॉलीमर फिल्म को हम रिमूव करते हैं उसके बैकिंग मटेरियल से एंड बहुत ही केयरफुली फिक्सिंग फिल्म को हम चार्ज के ऊपर रखते हैं, मतलब जहाँ पे चार्ज्ड फिल्म होती है उसके ऊपर हम इसको रखते हैं। फिर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं केयरफुली ताकि जितनी भी फिल्म क्रिएट हुई है उसको हम आपका कैप्चर कर पाएँ, तो उसके लिए स्मॉल रोलर का यूज़ करा जाता है ताकि बहुत ही केयरफुली इक्वली इवनली प्रेशर अप्लाई हो पाए, जिससे कि जो भी आपकी इमेज क्रिएट होती है वो सैंडविच हो जाती है आपकी जो फिक्सिंग फिल्म है और जो आपकी जहाँ पर भी आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर जो इमेज क्रिएट हुई है तो उसके बीच में जब आपकी सैंडविच हो जाती है तो उससे जो भी आपकी इमेज लेटेंट इमेज क्रिएट हुई थी वो आपकी जो आपका फिक्सिंग फिल्म थी उस पर ट्रांसफर हो जाती है एंड देन आप उसको इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। लिफ्टिंग के बाद में जो एग्जामिनर होता है वो ऑब्जर्व करता है जो भी इंडेंटेशन मार्क्स होते हैं और फिर जो भी उनसे इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है वो उनसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कुछ एडेसिव लिफ्टिंग मेथड जो होता है इस तरह से यूज़ करा जाता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने एसडा के प्रिंसिपल, एसडा की वर्किंग और एसडा के बेसिक्स समझ लिए हैं। अब हम यहाँ पर इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो ये एक तरह की नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है जहाँ पर आपका जो भी सैंपल होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जैसे आप उसको पहले लगाएंगे उसके बाद में भी एज इट इज़ वो वैसा ही रहता है। अब यहाँ पर जो इंडेंटेड इम्प्रेशंस होते हैं वो आप कितनी भी लेयर्स तक उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, बट एक हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 लेयर्स तक हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल कितना ज़्यादा डिप्रेशन के साथ में लिख रहा है, तो ये चीज़ जो है, ये नंबर जो है ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी हो सकता है, बट ऑन एन एवरेज बात करें तो 7 लेयर्स तक हम जो इंडेंटेशन मार्क्स होते हैं उनको एसडा की हेल्प से रिवील कर सकते हैं। इसके अलावा जो इम्प्रेशंस होते हैं उनको हम सक्सेसफुली विजुअलाइज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट से, चाहे वो 60 ईयर्स ओल्ड तक का ही क्यों ना हो। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पे इंडेंटेशन मार्क्स अवेलेबल हैं तो वो 60 ईयर्स ओल्ड तक का भी डॉक्यूमेंट है तो उस पर भी हम बहुत ही आराम से एसडा का यूज़ करते हुए इंडेंटेशन मार्क्स को रिवील कर सकते हैं। तो ये जो 2 पॉइंट है ये आपका बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है एसडा का। और उसके अलावा जो आपके फुटप्रिंट्स होते हैं जो कि आपके डस्ट से बने हुए होते हैं या फिर जो आपके कारपेट्स होती हैं, मैट होती है, तो वहाँ पर भी आपके इंडेंटेशन मार्क्स बन जाते हैं, लेकिन जनरली अगर हम बात करें वो आपको नेकेड आई से नज़र नहीं आते हैं। तो उस सरफेस से भी फुटप्रिंट को लिफ्ट करने के लिए एसडा जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पर भी जो कारपेट्स होती हैं, जो मैट होती है, उस पर क्या होता है, उस पर फाइबर्स होते हैं और जहाँ पर भी आपका प्रेशर अप्लाई होता है वहाँ पर आपके जो वहाँ पर की फाइबर्स होते हैं वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो वहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो जाता है तो वो प्रेस हो जाते हैं, और जो साइड के होते हैं वो रेज्ड रहते हैं। तो वहाँ पर भी सेम यही एसडा का टेक्निक को अप्लाई करके आप वहाँ पर के जो फुटप्रिंट्स होते हैं उनको भी आप आराम से लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है।
सो ये हो गया इसके कुछ एडवांटेज। अब हम इनके डिसएडवांटेज की बात करें तो जो आपका लूज पेपर्स होते हैं, जैसे कि आपके न्यूज़पेपर हो गए या फिर बहुत ज़्यादा ग्लॉसी पेपर हो गए, जैसे कि कुछ मैगजीन के कवर होते हैं तो वो बहुत ग्लॉसी रहते हैं, तो ऐसी सरफेस पर आप एस्टा का यूज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उससे आपके इंडेंटेशन मार्क्स को रिवील करना उतना आसान नहीं होता है। उसके अलावा अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो किसी लिक्विड से वेट है तो उससे क्या होगा, जो एस्डा के इम्प्रेशंस होते हैं वो कंप्लीट, मतलब जो आपके इंडेंटेशन मार्क्स होते हैं वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, क्योंकि वो वेट कंडीशन में है, जिसकी वजह से भी आप एस्डा का यूज़ करते हुए इंडेंटेशन मार्क्स को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये इसके दो डिसएडवांटेज हो गए। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जब आप एस्डा का यूज़ करते हुए आप इंडेंटेशन मार्क्स को रिवील करते हैं तो ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उस लेटेंट इमेज को विजुअलाइज करने के लिए, उसको डेवलप करने के कंडीशन में इन्फ्लुएंस डालते हैं, मतलब कौन कौन सी ऐसे फीचर्स होते हैं जो क्वालिटी पर इम्पैक्ट डालते हैं। सो बेसिकली डॉक्यूमेंट ह्यूमिडिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जब डॉक्यूमेंट को आपको ह्यूमिडिफाई करना है तो कितना तक आपको करना होता है, ह्यूमिडिफाई किस कंडीशन में कैसा करना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा जो पेपर टाइप है, यानी कि पेपर जो है वो वेरिएबल कॉम्पोजिशन के अवेलेबल है और अलग अलग मतलब मटेरियल के बनते हैं पेपर, उसमें बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स भी करे जाते हैं, कुछ इम्प्रेगनेशन या फिर सरफेस फिनिश भी होती है, जिसकी वजह से कई बार आपका जो एस्डा की यूज़ करते हुए आप इमेज को क्रिएट करते हो इंडेंटेशन मार्क्स की, तो वो उतना क्लियर नहीं मिल पाता है, क्योंकि एस्डा जो रहता है वो उन जगह पर उतना अच्छी तरह से चार्ज को क्रिएट नहीं कर पाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो इंडेंटेशन मार्क्स होते हैं वो भी आपके उतने क्लियर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भी आपका जो नेगेटिव चार्ज हम क्रिएट करते हैं 7 किलो वोल्ट का, वो भी वहाँ पर आपका कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जनरली ये अफेक्ट करते हैं कंट्रास्ट एंड डिग्री ऑफ बैकग्राउंड डेवलपमेंट, मतलब जो कंट्रास्ट बन रहा है ब्लैक एंड वाइट का वो कंट्रास्ट एंड जितना बैकग्राउंड मतलब जितना क्लियरिटी के साथ नहीं मिलता, तो ये सारी चीज़ें आपकी पेपर के टाइप पर डिपेंड करती है कि पेपर जितने अच्छी तरह का होगा वो आपका उस पर एस्डा की हेल्प से इंडेंटेशन मार्क्स को उतनी क्लैरिटी के साथ में आप डेवलप कर पाएंगे। उसके अलावा जो अमाउंट ऑफ चार्ज है, मतलब कितना चार्ज हम अप्लाई कर रहे हैं मटेरियल टाइप के द्वारा, स्पीड ऑफ कांटेक्ट एंड सेपरेशन, ह्यूमिडिटी, ये सारे कुछ आपके फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके कह सकते हैं कि एस्डा की हेल्प से डॉक्यूमेंट में से इंडेंटेशन मार्क्स को रिवील करने के लिए एक आपका निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, और इसको हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो वो आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगे, अच्छी नहीं होंगी तो वो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे। आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ह्यूमिडिफिकेशन को लेकर के, जैसे कि जो आपका एम्बियंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है वो लेस देन 60% है, तो उस कंडीशन में डॉक्यूमेंट को ह्यूमिडिफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो ह्यूमिडिफिकेशन है, जो ह्यूमिडिटी होती है वो 60% से कम होती है, तो उसी कंडीशन में हमको डॉक्यूमेंट को ह्यूमिडिफाई करना पड़ेगा, उसमें मॉइस्चर क्रिएट करना पड़ेगा। बट अगर यही एम्बियंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में डॉक्यूमेंट में मॉइस्चर क्रिएट करने की, उसको ह्यूमिडिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यहीं पर अगर बहुत ज़्यादा आप ह्यूमिडिफाई कर देंगे तो उससे आपका जो डॉक्यूमेंट होगा एक तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, दूसरी बात एस्डा जो है उन इंडेंटेशन मार्क्स को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए एक्सट्रीम ह्यूमिडिफिकेशन नहीं करना होता है, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में करना होता है। कब कितना कितना करना होता है वो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि 60% से कम है तो ही ह्यूमिडिफाई करेंगे थोड़ा सा, लेकिन अगर 60% से ज़्यादा है तो ह्यूमिडिफाई आपको नहीं करना है। उसके अलावा जो डीप और हैवी इंडेंटेड राइटिंग होती है किसी भी पेज पर, उसको एग्जामिनेशन के पर्पस से यूज़ नहीं करेंगे। मतलब कि जहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा डीपली इंडेंटेड मार्क्स अवेलेबल होते हैं तो उनको रिवील करने के लिए आप डीप सरफेस वाले पेज के लिए आप एस्डा का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो एस्डा होता है वो बहुत ज़्यादा जो डीप इंडेंटेशंस होते हैं उनको कैप्चर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपको थर्ड या फोर्थ शीट आपको लेनी पड़ेगी। मान लीजिए एक कॉपी है, उस कॉपी के नीचे काफ़ी सारे पेजेस हैं, तो आपका सिर्फ फ्रंट वाला पेज गायब है, लेकिन जो सेकंड वाला पेज जहाँ पर इंडेंटेशन मार्क्स अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा डीप है,
तो उस पेज के जो नीचे की 3rd या 4th शीट अवेलेबल होगी, आपको एग्जामिनेशन पर्पज से वो वाली आपको शीट लेनी पड़ेगी ताकि बहुत ज़्यादा डीप इंडेंटेशंस ना हो। और जो एस्डा होता है उन्हीं इंडेंटेशन मार्क्स को कैप्चर कर पाता है जो नॉर्मल इंडेंटेशंस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जहाँ पर बहुत हैवी वेट कोटेड और ट्रीटेड पेपर्स होते हैं वहाँ पर भी पुअर क्वालिटी के रिजल्ट्स मिलते हैं। इंडेंटेशन मार्क्स क्लैरिटी के साथ में आपको नहीं रिवील हो पाएंगे एस्डा का यूज़ करते हुए भी। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला और थर्ड वाला। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो ज़रूर से इनको ध्यान से समझ के याद कर लीजिएगा। बाकी कॉपी में ज़रूर से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पर, लास्ट स्लाइड पर, और यहाँ पर हम बात करेंगे इसका फोरेंसिकली क्या यूज़ है। सो बेसिकली बहुत सारे चेक्स होते हैं, बहुत सारे रैंसम नोट्स होते हैं, बहुत सारी ट्रेस्ड फोर्जरी होती है। तो वहाँ पर आपके इंडेंटेशन मार्क्स की रिक्वायरमेंट, मतलब उनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस पर्पज़ से इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को की इन्फॉर्मेशन को रिवील करने के लिए, इनको जानने के लिए जो इंडेंटेशन मार्क्स अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ों को विजुअलाइज करने के लिए एस्डा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे आप जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको आराम से आप कैप्चर कर सकते हो, जो कि आपको नेकेड आई से विजिबल नहीं होती है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, फॉर विजुअलाइजिंग ट्रेस्ड फोर्जरी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट सच एज रैंसम नोट चेक्स मे एग्जिस्ट which can be determined to be the source of indentation detected on another piece of paper। उसके अलावा जो डेसिफरेबल इंडेंटेशंस होते हैं वो भी एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इवन व्हेन अ सेकेंड डॉक्यूमेंट इज नॉट प्रेजेंट और कैन नॉट बी लोकेटेड। अगर कोई सेकेंड डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रेजेंट नहीं है, वो लोकेट नहीं हो पा रहा है, तो जो भी डेसिफरेबल इंडेंटेशन मार्क्स होते हैं आप उसको डेसिफर आराम से कर सकते हैं और उससे भी बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आप डिराइव कर सकते हैं। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स दैट डू नॉट कंटेन विजिबल आइडेंटिफाइबल मार्क्स में कंटेन वैल्यूएबल इंप्रेशन evidence if they were underneath other documents when the writing was performed। so basically जो documents होते हैं जहाँ पर visible identifiable marks नहीं होते हैं, कई बार वहाँ पर भी आपको वैल्यूएबल इंप्रेशन मार्क्स, वैल्यूएबल इंडेंटेशन मार्क्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप एस्डा का यूज़ करते हुए आप उस इंफॉर्मेशन को आराम से कैप्चर कर सकते हो, जो कि आपको लग रहा होता है कि वहाँ कुछ नहीं है, बट पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ हो, कुछ आपकी लिंक वहाँ से आपको मिल जाए। तो उसके लिए जो आपको ब्लैंक पेपर भी मिल रहा है क्राइम सीन पर, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है किसी भी क्राइम सीन को सॉल्व करने के लिए, या फिर उससे लिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिराइव करने के लिए। सो इसी वजह से क्राइम सीन पर जब आप जाते हैं तो एक छोटी से छोटी चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वहाँ पर अवेलेबल हर एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे सकती है। सो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको एस्डा यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक डिटेक्शन एपरेटस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी फंक्शनिंग क्या होती है, इसकी वर्किंग क्या होती है, फोरेंसिकली क्या इसका यूज़ है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, काफ़ी सारी चीज़ों को हमने इसमें डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो था, तो इसी वजह से आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सभी के साथ इसको शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो हमारी वेबसाइट है, फेसबुक है, इंस्टा है, यहाँ पर बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, जिसका यूज़ करते हुए आप बहुत अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारा यहाँ पर स्टडी पर्पज़ से ही मैं बता रही हूँ, स्टडी पर्पज़ से बहुत कुछ अवेलेबल है, तो ज़रूर से एक बार विजिट करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।